हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से चल रही है। एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ रही है, इसलिए मुझे लगता है आप लोग को बहुत ध्यान से पढ़ाई करनी चाहिए। आज हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ हमारा जो इंडियन पॉलिटी का पहली जो चैप्टर है, पहली पार्ट है, वो ख़त्म हो जाएगा एम लक्ष्मीकांत के। तो आज ये अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं देख लेते हैं थोड़ा। तो हम प्रोसीड्यूर ऑफ द अमेंडमेंट, कैसे होता है अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, क्या क्या टाइप्स होते हैं, जैसे कि सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट्स क्या होता है। उसके बाद क्रिटिसिज्म ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। और अलग तरह की जो मेजोरिटी होते हैं जो अदर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में काम आते हैं, लागू होते हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ा जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो नाइदर फ्लेक्सिबल है नॉर रिजिड है। इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं है और इतना रिजिड भी नहीं है। ये एक सिंथेसिस ऑफ बोथ है। बहुत सारे केसेस में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करता है, और बहुत सारे केसेस में वो रिजिड भी हो जाता है। ठीक है। तो ये बात कहा गया है आर्टिकल 368 इन पार्ट 20 of the Constitution deals with the powers of the Parliament to amend the Constitution and its procedure। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंड किया जाता है प्रोसीड्योर को, वो पार्लियामेंट के द्वारा होता है। इसका पावर ओनली पार्लियामेंट के पास होता है। ठीक है। और ये पार्ट 20 में आर्टिकल 368 में मेंशन किया गया है। इसको आपको याद रखनी है, ये पर्टिकुलर डाटा को। ठीक है। बट द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दोज प्रोविजंस व्हिच फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन सी चीज़ों में कहा गया है? जो केशवानंद भारती केस था, इसको बोलते हैं 1973 में। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ पे ये कहा गया था कि हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन की, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में हम जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे वहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया जा सकता बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट उसको अमेंड नहीं कर सकती। तो हमारे पार्लियामेंट में किस तरह से प्रोसीड्योर अमेंडमेंट होती है, क्या प्रोसीड्योर है, उसके बारे में चलिए जानते हैं। द प्रोसीड्योर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। ये जो अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने वाला जो लॉजिक है, जो प्रोसीड्योर है, ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करता है, मतलब साउथ अफ्रीका से बोरो किया गया है। इट इज़ लेड डाउन इन आर्टिकल 368 में इसको मेंशन किया गया है। ठीक है। फिर ये कहता है, तो इसका पॉइंट किस तरह से होता है, चलिए एक एक करके जानते हैं। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल इन आइदर ऑफ द हाउस एंड नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। ये जो अमेंडमेंट होने से पहले एक बिल पास किया जाता है, वो जो बिल पास किया जाता है उसको पार्लियामेंट में, इसको पार्लियामेंट में जो आइदर हाउस है, या फिर लोकसभा है या फिर राज्यसभा, ये दोनों जो जगह है, इस दोनों सभा से कोई भी जगह से बिल मतलब इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इनिशिएट कर पाए एक बिल को। एक अमेंडमेंट करने के लिए जो बिल होता है उसको इनिशिएट करने की कैपेसिटी स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं होता है। ठीक है। फिर कहता है द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड either by minister or by private member and does not require prior permission of the president। अच्छा, मिनिस्टर को तो आप मिनिस्टर जो यहाँ पे डिफाइन किया गया है, इसके बारे में तो आपको पता है मिनिस्टर किसे बोलते हैं। तो प्राइवेट मेंबर क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। प्राइवेट मेंबर मतलब, देखिए, मान के चलिए हमारे एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, एग्जाम्पल नहीं, हमारे लेट्स टॉक अबाउट एमपीज। ठीक है। एमपीज जो होते हैं वो हो सकते हैं लोकसभा के या फिर राज्यसभा के। ये जो दोनों मेंबर्स इस जगह से आते हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस रूलिंग गवर्नमेंट की होते हैं। ठीक है। और इसमें बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स होते हैं जो कैबिनेट से बिलोंग करते हैं, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होते हैं? जो सीनियर मोस्ट होते हैं, एक्सपीरियंस्ड मोस्ट मिनिस्टर्स होते हैं। उनको हमारे जो गवर्नमेंट की डिफरेंट
डिपार्टमेंट से, जैसे कि डिफेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, वो सब आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर, मतलब उनको कैबिनेट मिनिस्टर्स बोला जाता है। तो एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर और दूसरा होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब जितने सारे मिनिस्टर, इसमें इंक्लूड कौन कौन होते हैं, जो होते हैं स्टेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी इसके अंदर जाते हैं, और डिप्टी मिनिस्टर्स, ये सब मिनिस्टर्स को मिलाकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर एक स्मॉल बॉडी है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसमें 15 to 20 मेंबर्स रहते हैं। लेकिन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर्स होते हैं, इसमें 60 to 70 मिनिस्टर्स रहते हैं। तो ये जो मिनिस्टर्स होते हैं, ये रूलिंग गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, अपोजिशन गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो रूलिंग गवर्नमेंट से होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो भी मिनिस्टर्स इस काउंसिल मिनिस्टर्स के अंदर बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है, जो मिनिस्टर्स मेंबर तो होते हैं एमपी के, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बिलोंग नहीं करते हैं, उनको बोला जाता है प्राइवेट मेंबर्स। तो समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये पॉइंट ये कह रहा है कि द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर बाय मिनिस्टर, ए मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, या फिर प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन इसको प्रेसिडेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले प्रेसिडेंट उसको इनिशिएट नहीं कर सकते, पहले मिनिस्टर के द्वारा इनिशिएट किया जाएगा। फिर द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, देखिए, दैट इज a majority of the total membership of the house, ठीक है, एंड मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। एक होता है सिंपल मेजोरिटी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब अभी बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी, जो बोला जाता है यहाँ पे। स्पेशल, देखिए, मान के चलिए हमारे लोकसभा में होते हैं 543, 545 था, अभी 543 हो गया, ठीक है। क्योंकि वो जो एंग्लो इंडियन की मेंबरशिप थी उसको तो अबोलिश कर दिया गया, अभी 543 मेंबर्स है। तो टोटल मेंबरशिप हो गया 543। उनका अगर टोटल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी जिसको बोलते हैं, सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं, इसका हाफ, 50% ऑफ द लोकसभा मेंबर्स। 50% मतलब कितना हो गया, 272 मेंबर्स, ठीक है, 271.5 और 272 मेंबर्स। अगर 272 मेंबर्स इसको रेटिफाई कर लेते हैं, एग्री हो जाते हैं, तो इसको सिंपल मेजोरिटी कहा जाता है, जो कि 50% है। तो स्पेशल मेजोरिटी मतलब क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी मतलब मेजोरिटी ऑफ, मतलब 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने मेंबर्स हैं उनका 2/3 मेजोरिटी मतलब 362, यहाँ पे 362 हो गया 2/3 मेंबरशिप, ठीक है, 543 का। मान के चलिए 500 मेंबर्स प्रेजेंट है लोकसभा में, ठीक है, कोई भी वोटिंग काम शुरू हो रहा है, इसमें 500 मेंबर्स प्रेजेंट है, ठीक है। उसमें अगर 2/3 मतलब इसमें अगर 1 मिनट, मान के चलिए यहाँ पे 500 मेंबर्स प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि वोट कर रहे हैं, और 500 मेंबर्स में अगर 334, उनका 2/3, 334 मेंबर वोटिंग कर लेते हैं बिल के फेवर में, और ये कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है, मतलब जितने सारे मेंबर्स, टोटल लोकसभा के मेंबर्स जितने हैं उसमें 272 मेंबर्स इसमें प्रेजेंट, मतलब एग्री होते हैं, और जितने लोग वोटिंग दे रहे हैं उससे उनका उसमें 2/3 मेंबर से ज़्यादा लोग अगर प्रेजेंट एग्री होते हैं, फेवर, वो बिल के फेवर में काम करते हैं, फेवर में वोटिंग करते हैं, तो ही बिल पास हो सकता है, ठीक है। नहीं तो उसमें अगर कम, किसी भी, ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करना होगा अगर कोई बिल को पास करना है। ये 2/3 कंडीशन को भी फुलफिल करना होगा, प्लस ये सिंपल मेजोरिटी का केस भी फुलफिल करना होगा। ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो तो ही ये बिल को पास किया जा सकता है, ठीक है। ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली। जो भी बिल जाएगा वो लोकसभा के पास जाएगा प्लस राज्यसभा के पास जाएगा, दोनों को अलग अलग बिल पास करना होगा, ठीक है। इन केस ऑफ ए डिसएग्रीमेंट, अगर डिसएग्रीमेंट होता है, लोकसभा राजी हो गया, राज्यसभा के मेंबर्स राजी नहीं हुए, या फिर राज्यसभा के राजी हो गए, लोकसभा के राजी नहीं हुए, इस केस में
देयर इज नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग ए जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस। जो ऑर्डिनरी बिल जब पास किया जाता है तब अगर दोनों सभा में लेजिस्लेटिव में अगर डिसएग्रीमेंट होती है तो जॉइंट सिटिंग होने की प्रोविजंस रखा जाता है। लेकिन इस केस में जब तो फिर क्या होता है, इफ द बिल सिक्स टू अमेंड द फेडरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल प्रोविजंस मतलब कुछ ऐसी प्रोविजंस होते हैं, फेडरल मतलब क्या होता है, जो शेयरिंग पावर विद द स्टेट। अगर ऐसा कुछ प्रोविजंस है जो जिसका पावर को स्टेट के साथ शेयर किया जा सकता है, उस तरह की अगर कुछ प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन अमेंड करना होगा तो तब क्या होता है, इट आल्सो मस्ट बी रैटिफाइड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो उसको स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा रैटिफाई भी करना होगा ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय सिंपल मेजोरिटी। मतलब देखिए हमारा कितना होता है, 28 स्टेट्स होते हैं। 28 स्टेट्स में अगर मेजॉरिटी 14 स्टेट्स की हमारी आ गई कंसेंट, तो ही ये मतलब सिंपल मेजॉरिटी पर 14 स्टेट्स उसको फेवर में वोटिंग दे दी तो ये बिल नेक्स्ट फर्दर प्रोसीडिंग्स में जाएगी। अगर बाकी जो 14 सारा स्टेट्स है उनका जो होता है कंसेंट, वो कंसेंट दे या ना दे किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन होती है। फिर आफ्टर डली पास्ड बाय बोथ द हाउसेस के द्वारा अगर डली पास्ड हो गया एंड रैटिफाइड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ फॉर असेंट। ये सब काम होने के बाद लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर ये सब के पास रैटिफाइड होने के बाद ये फाइनली जाता है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। प्रेसिडेंट की कंसेंट असेंट के लिए प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट। प्रेसिडेंट को किसी भी हालत पे असेंट देना होगा। ही कैन नाइदर विथ होल्ड हिज असेंट टू द बिल नॉर रिटर्न द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। क्योंकि पार्लियामेंट में इतने सारे मेंबर्स जो वोट दे चुके हैं ऑलरेडी, स्टेट से भी रेटिफिकेशन आ चुका है, कंसेंट आ चुका है, तो प्रेसिडेंट फिर रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट नहीं भेज सकते। क्योंकि इतने सारे लोगों से स्क्रीनिंग हो के एक बिल पास होने के लिए आया है, तो इतने सारे लोग तो गलत नहीं हो सकते ना। इसीलिए प्रेसिडेंट ये प्रोविजन से देखिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स होते हैं, मेकर्स होते हैं, वो कितना सोच रहे हैं कि जो इतने सारे लोग बैठे हैं वो तो एक दो गलत हो सकते हैं, सबका तो आइडियोलॉजी गलत नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए प्रेसिडेंट का ये काम होता है कि जो भी बिल गया है उसको वो असेंट दे, वो विथहोल्ड करके नहीं रख सकते या फिर इसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस पार्लियामेंट को नहीं भेज सकते, ठीक है। आफ्टर द प्रेसिडेंट्स असेंट द बिल बिकम एन एक्ट। तो प्रेसिडेंट के असेंट होने के बाद एक बिल को एक्ट बनाया जाता है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोला जाता है। देखिए कितने सारे प्रोसीड्योर के बाद, कितने सारे एक स्टेप के बाद, 8 स्टेप के बाद तो फाइनली एक अमेंडमेंट बिल बन। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स। किस तरह के अमेंडमेंट्स होते हैं? 3 तरह की होते हैं। एक होते हैं अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, सेकेंड होता है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी, और थर्ड होता है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। एक ये तो स्पेशल मेजोरिटी के बारे में हम तो पढ़े अभी, और इसके बारे में भी पढ़े, तो ओनली सिंपल मेजोरिटी एक एक करके समझते हैं। सिंपल मेजोरिटी क्या है? The provisions in the constitution that can be amended by simple majority of the two house of the parliament are outside the scope of article 368। इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है जो भी अमेंडमेंट होगी, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा गया है कि जो भी अमेंडमेंट होगी वो सिंपल मेजोरिटी ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। मान के चलिए लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकिए। मान के चलिए हमारे लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, ठीक है। अगर इनमें 272 मेंबर्स वोटिंग दे रहे हैं, मतलब एक अमेंडमेंट के फेवर में है, तो ही इसको वो बिल को अगर पास किया जाता है, इसको बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। लेकिन इस सिंपल मेजोरिटी में जो भी अमेंडमेंट होगा उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहा जाएगा, ठीक है। उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहा जाएगा। इसको ये 360 जो आर्टिकल 368 के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, ये इसके अंदर नहीं आएगा, जो भी सिंपल मेजोरिटी में अमेंडमेंट होगी।
ठीक है, ये बात बोल रहे हैं। दे आर कंसिडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो कहा जाएगा, सॉरी इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाएगा, लेकिन दे डोंट फॉल अंडर द परव्यू ऑफ आर्टिकल 368, वो 368 के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी, देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला कि 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, सिंपल मेजोरिटी और वर्किंग मेजोरिटी रेफर्स टू द मेजोरिटी मोर देन 50%, लेकिन मान के चलिए 445 मेंबर्स है, अभी 443 हो गए हैं। ठीक है, वैकेंसी सीट है 5, अगर उनमें 5 मेंबर्स नहीं है, नहीं आए, उस दिन एब्सेंट रहे, तो टोटल मेंबर्स हो गए 500। ठीक है, मेंबर्स प्रेजेंट बट डिसाइड टू एब्सटेन नॉट टू वोट, अगर उसमें 50 मेंबर्स ये डिसाइड किया उन्होंने उनको वोट नहीं देना, एब्सटेन कर लिया उन्होंने वोट में, जैसे कि हमारा एब्सटेन कर लिया था इंडिया ने यूक्रेन रूसिया के वार में, तो उस तरह की कंडीशन अगर हो गया तो हमारे टोटल मेंबर कितने हो गए, तो फिर 450। सिंपल मेजोरिटी मतलब 450 का हाफ से एक ज़्यादा, मतलब 226 मेंबर्स अगर फेवर में है एक बिल के, तो ही इस बिल को पास किया जाता है, इसको बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। तो देखिए देखते हैं सिंपल मेजोरिटी में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि अमेंड किया जा सकता है, जैसे कि एडमिशन और 1 मिनट, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, अगर न्यू स्टेट को बनाना है, एस्टेब्लिश करनी है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स और अल्टरनेशन ऑफ एरिया, अगर स्टेट्स के अंदर एरियाज बाउंड्रीज और एग्जिस्टिंग स्टेट की नेम को चेंज करना है, वो केसेस में होता है। अबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स, कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर स्टेट्स में है, इसको अबोलिशन करना या फिर क्रिएशन करना, इस केस में भी सिंपल मेजोरिटी काम होता है। सेकेंड शेड्यूल एमोलूमेंट्स, मतलब जो अलाउंसेस होते हैं, प्रिविलेजेस होते हैं प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर्स, जजेस की, वो उसको भी देखने के लिए सिंपल मेजोरिटी होता है। कोरम इन पार्लियामेंट, कोरम मतलब हमारे जैसे कि पार्लियामेंट में अगर लोकसभा में स्ट्रेंथ होता है 543, तो उसका कोरम है 10%, मतलब 55, उस तरह की कंडीशन में भी एक काम देता है। सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ एमपीज के लिए भी सिंपल मेजोरिटी होता है। रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर इन पार्लियामेंट में लगता है। प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट, इट्स मेंबर्स एंड इट्स कमिटीज़, जो पार्लियामेंट में जितने सारे मेंबर्स एंड कमिटीज़ होते हैं उनको क्या क्या प्रिविलेजेस मिलेगा, क्या क्या सुविधा मिलेगा, उसके बारे में भी ये डिसाइड करता है। यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, ये भी डिसाइड होता है। नंबर ऑफ क्विजिन जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज होते हैं उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोला जाता है, उनके नीचे वाला जितने सारे जजेस होते हैं उनको क्विजिन्स जज बोलते हैं, उनका भी इस तरह से मतलब कितने जजेस रहेंगे ये भी डिसाइड करती है सिंपल मेजोरिटी। कन्फर्मेंट ऑफ मोर जुडिस्टिकेशन ऑफ द एसी सुप्रीम कोर्ट में, यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। सिटीजनशिप एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन, कौन सी सिटीजनशिप के एक्विजिशन किया जाए, टर्मिनेट किया जाए, ये भी डिसाइड करती है। इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी डिसाइड करती है। डिलिमिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, डिलिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिमिटेशंस रहनी चाहिए, डिलिमिट करना है, ये सब डिसाइड करते हैं। फिर यूनियन टेरिटरीज, फिफ्थ शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, फिफ्थ शेड्यूल में जो शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए भी काम करता है। फिर सिक्स शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये हैंडल करता है। ये सब सारी चीज़ें सिंपल मेजोरिटी में होते हैं। अब स्पेशल मेजोरिटी, द सेकेंड कैटेगरी है वो है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी के बारे में हम पिछले स्लाइड में पढ़े कि किस तरह से होता है। बहुत सारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं जो स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा अमेंडमेंट किया जाता है। तो स्पेशल मेजोरिटी मतलब दो तरह की कंडीशंस वो फुलफिल करना चाहिए, मतलब फुलफिल करना होता है उनको, जैसे कि 1 मिनट, हाँ, मेजोरिटी दैट इज मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप। जितने एक मेंबर है, मान के चलिए लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, 543 मेंबर्स में टोटल मेजोरिटी मतलब 272 मेंबर्स की फेवर, मतलब बिल के फेवर में उनको रहना है। तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। सेकेंड कंडीशन हो गया जितने प्रेजेंट है, मान के चलिए यहाँ पे 300 मेंबर्स प्रेजेंट है, 300 मेंबर्स जो कि वोट दे रहे हैं, प्रेजेंट है और वोट दे रहे हैं, वो 300 मेंबर्स में 2/3 मेंबर्स को, 2/3 मतलब 200, ठीक है, 200 मेंबर्स से ज़्यादा मेंबर्स वो वोटिंग में फेवर में दे रहे हैं, तो ही ये कंडीशन, ये हो गया सेकंड कंडीशन। ये फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर रहा होगा प्लस सेकंड कंडीशन फुलफिल कर रहा होगा, तो ही उसको स्पेशल मेजोरिटी बोलेंगे, ठीक है।
कौन कौन सी ऐसी प्रोविजंस है जो कि स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा अमेंडमेंट किया जाता है, जैसे कि हो गया फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये स्पेशल मेजोरिटी से होता है। डीपीएसपी ये भी होता है, आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं तो ध्यान रखिए इसका। एंड ऑल अदर प्रोविजंस व्हिच आर नॉट कवर्ड बाय द फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी। फर्स्ट मतलब सिंपल मेजोरिटी, जो कैटेगरी सिंपल मेजोरिटी से नहीं हो सकता अमेंडमेंट, और जो अमेंडमेंट नहीं हो सकता थर्ड कैटेगरी मतलब जो कि सिंपल मेजोरिटी प्लस स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट लेजिस्लेचर की कंसेंट, वो हो गया थर्ड कैटेगरी। इस दोनों कैटेगरी के अंदर जो चीज़ें नहीं आता है उसको ओनली हम एक सेकेंड कैटेगरी से अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो थर्ड कैटेगरी होता है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स। स्पेशल मेजोरिटी के बारे में तो हमने पढ़ लिया किस तरह की स्पेशल मेजोरिटी होता है, और स्टेट की कंसेंट होनी चाहिए। जितने सारे हमारे स्टेट्स होते हैं इंडिया में, मान के चलिए 28 स्टेट्स होते हैं, तो हाफ ऑफ द स्टेट्स मतलब 14 प्लस 1 15, 14 प्लस 1 मतलब 15 स्टेट्स की अगर कंसेंट रहती है तो ही एक बिल पास हो जाती है। ये कौन सी केसेस में होते हैं? जो भी प्रोविजंस रिलेटेड टू फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम, मतलब जो पावर स्टेट के पास है उस पावर में अगर कुछ अमेंडमेंट करनी है तो ही इस केस में इस स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट की ज़रूरत होती है। ये जो केसेस, ये थर्ड कैटेगरी जो केस होती है उसमें कुछ टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है, मतलब जो 15 स्टेट्स की कंसेंट आने के लिए 5 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकता है, या फिर 1 साल भी लग सकता है। कुछ टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है। और टू रेटिफाई, वो जो स्टेट होते हैं उनके पास ये कैपेसिटी रहता है कि इसको वो रेटिफाई कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए कौन से प्रोविजंस हैं जो कि स्टेट के पास, कौन सी प्रोविजंस है जो कि अमेंडमेंट किया जा सकता है इसी तरह से। फर्स्ट हो गया इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, 1 मिनट, हाँ, प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन होगा उसमें ये काम आएगा। एक्सटेंड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट, जितने सारे यूनियन एंड स्टेट में जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसको एक्सटेंड करने के लिए काम आता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजेस के लिए भी ये काम देता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द स्टेट्स एंड यूनियन, जो लेजिस्लेटिव पावर्स है उसको स्टेट एंड यूनियन के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये काम आता है। 7 शेड्यूल में कुछ अमेंडमेंट अगर किया जाए तो ही इसका काम, मतलब ज़रूरत होती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कौन सी स्टेट की कितने रिप्रेजेंटेशन रहेगी, कितने सीटें रहेंगी, ये भी डिसाइड करती है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीड्योर, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीड्योर, पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की प्रोसीड्योर, उसमें भी ये काम आता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल में भी इसका अवदान, मतलब कंट्रीब्यूशन रहती है। तो इस तरह की कुछ चीज़ों में स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट की ज़रूरत होती है। अब हम देखेंगे क्या क्रिटिसिज्म है इस अमेंडमेंट प्रोसीड्योर के हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहले ये एक बात मतलब क्रिटिसिज्म में क्रिटिसाइज किया गया है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर ए स्पेशल बॉडी लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि यूएसए जैसे स्टेट में, जैसे कंट्री में क्या होता है, एक बड़ी होती है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन कहा जाता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कहा जाता है, जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया जाता है। लेकिन हमारे इंडिया में इस तरह की कुछ प्रोविजंस नहीं है, इसको पार्लियामेंट अपने तरफ से अमेंडमेंट करते हैं। तो ये एक मेजर पॉइंट है। तो सेकेंड पॉइंट ये बोलता है द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए लेजिस्लेटिव प्रोसेस। द अमेंडमेंट बिल्स आर टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन सेम वेज एज ऑर्डिनरी बिल्स। जैसे कि ऑर्डिनरी बिल्स में हमारा होता है जिस तरह से सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी से अमेंडमेंट होता है, उसी तरह से पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव प्रोसेस होकर अमेंडमेंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये क्रिटिसाइज करने वाली बात होती है। थर्ड पॉइंट ये कहा गया है द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट एंड ओनली इन फ्यू केसेस इन द स्टेट लेजिस्लेचर। बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के पास बात जाती है, लेकिन ओनली मेजोरिटी ऑफ केसेस में पार्लियामेंट में ये सब चीज़ें होते रहते हैं। दैट टू वेरी मिनिमल रोल, जैसे कि मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट इटसेल्फ and only in few cases it needs ratification of states.
जैसे कि मैंने आपको दिखाया पिछले स्लाइड में, स्टेट्स की रेटिफिकेशन कौन सी ऐसी मैटर में आती है। तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में पार्लियामेंट इटसेल्फ अपने आप में ही खत्म कर लेते हैं बात, ठीक है। ये एक क्रिटिसिज्म वाली बात हो गई। फोर्थ पॉइंट ये कह रहे हैं द पावर टू इनिशिएट एन अमेंडमेंट लाइज विद पार्लियामेंट। जैसे कि यूएस में क्या होता है, द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इनिशिएट अमेंडमेंट बिल एक्सेप्ट इन वन केस। स्टेट लेजिस्लेचर हमने पढ़ा था जो फीचर्स होते हैं, किस तरह से जो प्रोसीड्यूर होते हैं उसमें पढ़ा था कि जो इनिशिएट होता है अमेंडमेंट, ये पार्लियामेंट के पास लाई करती है। मतलब पार्लियामेंट के जो दो हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ पे इनिशिएट होता है, वहाँ पे जो मेंबर होते हैं वो इनिशिएट करते हैं। लेकिन ये स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई भी ऐसी कैपेसिटी पावर नहीं होती कि वो इसको इनिशिएट कर पाए। लेकिन एक केसेस में हो सकता है, जैसे कि देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर कैन पास ए रिजोल्यूशन रिक्वेस्टिंग द पार्लियामेंट टू क्रिएट और अबोलिश लेजिस्लेचर काउंसिल्स इन द स्टेट, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर क्या कर सकती है, अपने स्टेट में जो भी लेजिस्लेचर काउंसिल है उसको अबोलिश करना या फिर क्रिएट करना, ये दोनों चीज़ों के लिए वो इनिशिएट कर सकती है, बिल रिजोल्यूशन इनिशिएट कर सकती है। लेकिन फिर भी ये बहुत ही लिमिटेड पावर होती है, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर नहीं होती, क्योंकि इसको पार्लियामेंट आइदर अप्रूव कर सकती है और डिसअप्रूव कर सकती है इस रिजोल्यूशन को, ये भी पार्लियामेंट के पास पावर रहती है। तो इसका एक क्रिटिसिज्म ये है कि स्टेट के पास कोई भी पावर नहीं है, अगर जो भी पावर है वो बहुत ही मिनिमल रोल में है, ठीक है। ये बात कहा जा रहा है। तो फिफ्थ पॉइंट ये कहते हैं मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट अलोन, आइदर बाय स्पेशल मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी, ओनली फ्यू केसेस सेम चीज़ है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब द टाइम फ्रेम। हमने पढ़ा था टाइम फ्रेम कुछ स्टेट लेजिस्लेचर के पास जो भी केसेस जो फेडरल स्ट्रक्चर को अमेंडमेंट करने के लिए, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए जो प्रोविजंस होते हैं, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई भी टाइम फ्रेम बाउंड नहीं होती कि 1 महीना 2 महीना की 1 साल, वो 5 साल में कर सकते हैं या फिर 10 साल में उसको रेटिफाई कर सकते हैं या फिर 1 साल में भी रेटिफाई कर सकते हैं। तो ये कुछ टाइम फ्रेम लिमिट नहीं है। नो प्रोविजंस ऑफ होल्डिंग जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस, ये हमने पढ़ा था कि अगर कुछ डिसएग्रीमेंट होते हैं दोनों हाउसेस में तो जॉइंट सिटिंग होने की कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। फिर कहते हैं द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ये एक पॉइंट ना रिपीट हो गया है, यहाँ पे हमने पढ़ा था, ठीक है। The provisions relating to the amendment procedures are too sketchy. They leave a wide scope for taking the matters to the judiciary. ये क्या होता है, जो भी अमेंडमेंट प्रोसीड्योर होते हैं, देखिए इतने सारे प्रोसीड्योर के बाद एक अमेंडमेंट होती है, इतने सारे स्टेप्स होते हैं, इनिशिएट किया जाए मेंबर्स के द्वारा, उसके बाद उसको डिफरेंट हाउसेस में रिप्रेजेंट किया जाए, उनका कंसेंट चाहिए, प्लस कई बार स्टेट लेजिस्लेचर की कंसेंट होनी चाहिए, फिर उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, उसके बाद जाकर ये इतने सारे प्रोसीड्योर के बाद, इतने सारे स्क्रीनिंग के बाद ये जाकर अमेंडमेंट होगी। उसके बावजूद भी ये इतना फ्लेक्सिबल नहीं है। बहुत बार क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू के लिए भी, जुडिशियल इंटरवेंशंस के लिए भी उसको भेजा जाता है। मतलब जुडिशियरी रिव्यू आ जाती है इसमें कि ये लोगों के लिए कितने फ़ायदेमंद होगा, कितने आम आदमी इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, जनता के लिए कितना सही है, कितना गलत है, ये सब कुछ भी वेरीफाई होगा जुडिशरी के लेवल पर। तो ये भी एक क्रिटिसाइज करने वाली बात होगी। तो इतने सारे पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट चलिए जानते हैं। अच्छा, ये हमारा ख़त्म हो गया अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देखेंगे कुछ ऐसी मेजॉरिटीज़ जो कि पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में इंडिया में यूज़ होते हैं, उसके बारे में एक एक करके जानते हैं। जैसे कि पहली हो गया एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इसके बारे में तो हमने पढ़ा। जो सिंपल मेजॉरिटी होते हैं उनको बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। मतलब जितना स्ट्रेंथ है एक हाउस की, लोकसभा हो गया या फिर राज्यसभा हो गया, जितना स्ट्रेंथ है उससे आधा से एक ज़्यादा। मतलब अगर 272 हो गया, मतलब 50% हो गया, उससे एक ज़्यादा 273। अगर 50% से 0.1 मतलब 50.01 भी हो गया, 50.01, तो भी इसको मानते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जिसको सिंपल मेजॉरिटी भी कहा जाता है। तो ये बात तो हो गया। तो सेकंड एक चीज़ हो गया इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी मतलब
जो स्ट्रेंथ है हाउस की, मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इफेक्टिव स्ट्रेंथ मतलब जो मेंबर्स, जितने सारे मेंबर्स प्रेजेंट हैं। देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम यहाँ समझते हैं। टोटल मान के चलिए टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा हो गया 545। उसमें मतलब पाँच लोग इसमें प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो कितना हो गया 540 मेंबर्स हो गए। अगर कुछ वोटिंग प्रोसेस चल रही है, 540 मेंबर्स से 50 मेंबर्स ने डिसाइड किया हम अब्सटेन करेंगे, वोट नहीं देंगे, तो कितना इफेक्टिव कितना प्रेजेंट है जो कि वोट कर रहे हैं, टोटल हो गया 490 मेंबर्स। ठीक है, इसमें इफेक्टिव मेजोरिटी किसको कहा जाता है? ये जो मेंबर्स वोटिंग दे रहे हैं, प्रेजेंट है और वोटिंग दे रहे हैं, इनका हाफ प्लस 1। ठीक है, मतलब 245। अगर 245 मेंबर्स वोट कर रहे हैं, इसको इफेक्टिव मेजोरिटी कहा जाता है। और ये इफेक्टिव मेजोरिटी कौन कौन केसेस में यूज होता है? जैसे कि रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की रिमूवल में, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं उनके रिमूवल, लोकसभा स्पीकर की रिमूवल एंड डेप्यूटी स्पीकर की रिमूवल में ये इफेक्टिव मेजोरिटी काम आता है। इसको याद रख सकते हैं, एमसीक्यू में पढ़ सकता है। अब अगर हम देखें कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होते हैं। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं स्पेशल मेजोरिटी। प्रेसिडेंट को रिमूव करना इतना आसान नहीं है, इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी कैसे काम करती है। आर्टिकल 61 में मेंशन किया गया है कब ए प्रेसिडेंट को इम्पीच्ड किया जा सकता है फॉर वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट करते हैं तो ही उनको इम्पीचमेंट की पनिशमेंट दिया जाता है, मतलब इम्पीचमेंट किया जाता है। तो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ मीनिंग डिफाइन नहीं किया गया है इस फ्रेज का कि वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेशन किया जाता है, इसका कुछ डिफाइन नहीं किया गया है पर्टिकुलरली। फिर भी अगर किसी मतलब मेंबर्स को लगता है कि बहुत सारे ऐसे लगता है लोगों को कि प्रेसिडेंट ने वायोलेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो क्या होता है इस केस में, पार्लियामेंट में जो आइदर हाउस है या फिर लोकसभा है या फिर राज्यसभा है, किसी भी हाउस से अगर कोई भी मेंबर्स इनके खिलाफ कोई चार्जेस लगाना चाहता है, तो क्या होता है, ये इनिशिएशन होता है इस प्रोसेस का बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय लेबलिंग चार्जेस एगेंस्ट हिम। तो ये कैसा होता है, इसका नोटिस करने के लिए 1/4 ऑफ द हाउस, मतलब लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, जहाँ से ये चार्जेस लगा है वहाँ पे 1/4 जो मेंबर्स होते हैं, 1/4 जितना स्ट्रेंथ है उनसे 1/4 मेंबर्स को एक पिटिशन, मतलब उनका जो पिटिशन होता है साइन करके भेजना होता है। ठीक है, एक 14 डेज की नोटिस दिया जाता है रिजोल्यूशन के लिए, और उसके बाद ये जो रिजोल्यूशन होता है वो 2/3 मेंबर्स ऑफ द हाउस, जो मेंबर्स होते हैं उनका 2/3 जो होते हैं उनके द्वारा अगर पास किया जाता है, रैटिफाई किया जाता है, तो ही ये सिंपल मेजोरिटी से तो ही प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट हो सकती है। ये एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस होती है। ठीक है, फिर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हमने पढ़ा, जो इफेक्टिव मेजोरिटी, ये पर्टिकुलरली राज्यसभा से पास किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। रिमूवल ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन भी राज्यसभा के, वो इफेक्टिव मेजोरिटी से भी निकले जाते हैं। ठीक है, रिमूवल ऑफ लोकसभा स्पीकर, resolution of house of the people passed by majority of all members of the house who are present and voting। जो प्रेजेंट होते हैं एंड कहाँ गया, प्रेजेंट होते हैं एंड वोटिंग करते हैं वो मेंबर से वो जो इफेक्टिव मेजोरिटी होते हैं वहाँ से लोकसभा स्पीकर की रिमूवल होती है। फिर डेप्यूटी चेयरमैन और फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी इफेक्टिव मेजोरिटी से जाते हैं। ये आर्टिकल 183C में मेंशन किया गया है। फिर अगर हम देखें रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस को किस तरह से रिमूवल किया जाता है, ये भी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जैसे कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस स्पेशल मेजोरिटी। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है अच्छी तरीके से, आगे जाकर पढ़ सकता है क्वेश्चन एमसीक्यूज में। तो इसमें क्या होता है, टोटल एब्सोल्यूट मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी लगता है, मतलब इनको प्रेसिडेंट इस ऑर्डर को पास करेंगे। ठीक है, removed from his office except by an order of the president passed after an address by each house of the parliament। each house of the parliament से वो बिल पास होकर आएगी, जो कि
टोटल मेंबरशिप के जो एब्सोल्यूट मेंबरशिप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होते हैं तो वहाँ पे भी होना चाहिए, प्लस स्पेशल मेजॉरिटी भी होना चाहिए। ठीक है, ये आर्टिकल 124 के अंदर रिमूवल किया जाता है। ये एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है। और चार्जेस क्या होता है, अगर मिसबिहेवियर सुप्रीम कोर्ट की जजेस की मिसबिहेवियर होता है या फिर इनकैपेसिटी होती है, इन सच केसेस में इस तरह की कंडीशन क्या है किया जाता है। तो इसके बारे में डिटेल्स हम पढ़ेंगे जब इसके बारे में डिस्कशन होगी, टॉपिक आएगी तो बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन कर लिए तो क्या होगा, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।